हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 12वीं के लिए अर्थशास्त्र का सिलेबस देखने वाले हैं। यूपी बोर्ड का ये सिलेबस है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कक्षा 12 अर्थशास्त्र। अब जानते हैं इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस होता है वो 100 मार्क्स का होता है और ये अर्थशास्त्र का जो सिलेबस है ना, ये 2 भाग में बटा हुआ है। पहला जो भाग है उसको हम लोग कहते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं। तो ये खंड क के अंदर में आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ना है। इसके अंदर कुल 4 चैप्टर हैं, जैसे कि यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है। देखो यहाँ पर पहला जो चैप्टर है उसका नाम है परिचय, जिसको हम अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन कहते हैं। ये आपका 4 अंक का जो है ना चैप्टर है, जिसके अंदर आपको कौन कौन से कंटेंट पढ़ने हैं इस पर अभी हम आगे बात कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरे चैप्टर का नाम है उपभोक्ता संतुलन एवं मांग, मतलब कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, चैप्टर का नाम क्या है, उपभोक्ता संतुलन एवं मांग। और ये 18 अंक का चैप्टर है, जो कि आप डायग्रामेटिक पूरा जो है वो यहाँ पर सारे चीज़ देखते हैं। ठीक है, डिटेल में हम बात करेंगे अभी कि कौन कौन से इसके अंदर टॉपिक पढ़ना होता है। ठीक है, देखिए तीसरा जो चैप्टर है उसका नाम है उत्पादनकर्ता का व्यवहार। उत्पादनकर्ता को हम लोग उत्पादक भी बोलते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। तो प्रोड्यूसर का बिहेवियर और सप्लाई को जानना है, जिसको हम यहाँ पर हिंदी में आपूर्ति कहते हैं। आपूर्ति कह लीजिए या फिर पूर्ति कह लीजिए, अंग्रेजी में तो सप्लाई कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीसरा चैप्टर है जो कि 18 अंक का है, यानी कि बिल्कुल चैप्टर 2 के जैसा ही इसका भी मार्क्स वेटेज बटा हुआ है। ये दोनों जो चैप्टर हैं बहुत ही डायग्रामेटिक है, मतलब कि हर एक जगह पर आपको डायग्राम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला चैप्टर, अगले चैप्टर का नाम है बाजारों के प्रकार, यानी कि बाजार के कई सारे रूप हम लोग देखेंगे। जैसे कि आप जानते भी होंगे कुछ कुछ नाम, जैसे कि यहाँ पर कह सकते हैं लोकल मार्केट यानी कि स्थानीय बाजार, फिर प्रादेशिक बाजार, फिर राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, है ना। इसी तरीके से समय के आधार पर होता है दैनिक बाजार। ठीक है, तो कई तरह के बाजार आप यहाँ पर पढ़ेंगे। और सबसे फेमस जो क्वेश्चन बनता है वो होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से, एकाधिकार बाजार से, एकाधिकारात्मक बाजार से। तो उस तरह के सारे कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आगे क्या लिखा हुआ है इसी चैप्टर के नाम में, कह रहा है कि साधारण युक्तियों के साथ, यानी कि कुछ जनरल टूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई वाला, तो उसके हेल्प से ही हम लोग जो है ना यहाँ पर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर में मूल्य निर्धारण की अलग अलग स्थितियाँ देखेंगे कि जब मांग स्थिर रहे और पूर्ति बढ़ जाएगा तब क्या होगा, या फिर जब पूर्ति स्थिर रहे और मांग घट जाएगा तब क्या होगा। तो इस तरीके से बहुत सारी हम लोग अलग अलग स्थितियां बनाएंगे डायग्राम के हेल्प से। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो चौथा चैप्टर है आपका, ये 10 अंक का चैप्टर है, जिसके अंदर हम लोग बाजार से संबंधित बहुत सारे कंसेप्ट आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये अब यहाँ पर जाते हैं हम लोग सेकेंड जो भाग है उसके ऊपर। दूसरे भाग का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम यहाँ पर हिंदी में कहते हैं वृहद अर्थशास्त्र या फिर व्यापक अर्थशास्त्र, या फिर आप इसको समष्टि अर्थशास्त्र भी कह सकते हैं। तो ये खंड ख है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग जो है ना बड़े स्तर पर या फिर कह लीजिए कि पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में चीज़ें जानेंगे। जैसे इसके अंदर में आपको टोटल ना 5 चैप्टर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आय एवं पूर्ण योग, मतलब कि इसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह क्या है, और उसी प्रकार से हम लोग जीडीपी, जीएनपी वगैरह समझेंगे। और भी कई तरह के इसके अंदर कंसेप्ट हैं कि राष्ट्रीय आय को मापा कैसे जाता है, मापने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये जो चैप्टर है आपका समष्टि अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर, ये 12 अंक का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दूसरा जो चैप्टर है समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर या फिर बृहद अर्थशास्त्र के अंदर, वो है मुद्रा एवं बैंकिंग, मतलब मनी एंड बैंकिंग। तो ये आपका जो है ना 8 अंक का चैप्टर है। इसके अंदर हम लोग जानेंगे कि मुद्रा क्या है, मुद्रा के कौन कौन से कार्य होते हैं, फिर जानेंगे कि बैंक किसको कहते हैं, है ना, बैंक कितने तरह के होते हैं, केंद्रीय बैंक क्या है, व्यावसायिक बैंक क्या है, केंद्रीय बैंक के कार्यों को लिखेंगे, फिर व्यावसायिक बैंक के कार्यों को लिखेंगे। तो इस तरीके का ये चैप्टर है, जिसके अंदर हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली वगैरह भी समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला जो चैप्टर है इसका नाम है
आय एवं रोजगार का निर्धारण, और ये 14 अंक का चैप्टर है। ये भी आपका डायग्रामेटिक चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये पढ़ने में बहुत मजा लगता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए चौथे चैप्टर का नाम है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। मतलब कि यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि सरकारी बजट या फिर गवर्नमेंट बजट क्या होता है, सरकार बजट क्यों बनाती है, या फिर बजट बनाने के उद्देश्य क्या होता है। तो इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। इसके अलावा हम लोग ये भी जानेंगे कि बजट के कितने सारे प्रकार होते हैं। इसी चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि प्रत्यक्ष कर क्या है, अप्रत्यक्ष कर क्या है। तो इन चीज़ों को हम लोग सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था वाले चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। साथ में ही हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि घाटे का बजट क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, वित्तीय घाटा क्या होता है। तो इस तरीके के बहुत सारे कंसेप्ट आपको इसमें मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग अर्थव्यवस्था के भी बारे में जानेंगे, जहाँ से हम लोग पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था के कंसेप्ट को समझेंगे, सबकी विशेषताएं भी जानेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ गया है। और ये जो चौथा चैप्टर है ये आपका 8 अंक का चैप्टर है। ठीक है, इसी तरीके से जो 5वां चैप्टर है यहाँ पर इसका नाम दिया है भुगतान संतुलन, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर में एक और कंसेप्ट आपको पढ़ना है बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन आपको इसी चैप्टर के अंदर में पढ़ना है। और हम लोग ये भी यहाँ पर समझते हैं कि वस्तु विनिमय यहाँ पर जो विदेशी विनिमय दर का निर्धारण है वो किस प्रकार से किया जाता है, जो कि एक डायग्रामेटिक यहाँ पर टॉपिक आपको मिलेगा देखने को। ठीक है, तो इस तरह के कंसेप्ट इसके अंदर आपको पढ़ने हैं। तो ये भी आपका जो है ना 8 अंक का चैप्टर है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि 12 और 8 कितना हो गया 20 और यहाँ पर भी कितना हो जा रहा है आपका, देखिए 20 और 14 कितना हो गया 34 नंबर और यहाँ पर कितना हो गया 8। 34 और 8 आपका कितना हो जाता है भाई, 34 और 8 हो जाता है आपका 42 अंक, और यहाँ पर 8 अंक कितना हो गया 50। मतलब कि 50 नंबर का आपका हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इसी तरीके से ऊपर हम लोगों ने क्या देखा, 50 अंक का आपका जो है वो यहाँ पर हो गया क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कितने अंक का है 50 अंक का। इसको भी जोड़ लीजिए एक बार, देखिए 4 और 18 कितना हो गया 22 और यहाँ पर 18 सीधा कर दीजिए ना, 18 और 18 36 और 4 40 और 10 50। तो इस तरीके से इधर भी आपको जो है ना 50 अंक का जो है वो टोटल क्वेश्चंस जो है करने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग समझ चुके हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर में 4 चैप्टर है, जो कि है परिचय, उपभोक्ता संतुलन एवं मांग, उत्पादनकर्ता का व्यवहार एवं आपूर्ति, बाजारों के प्रकार एवं साधारण युक्तियों के साथ आदर्श, यहाँ पर क्या प्रतिस्पर्धा की स्थिति में मूल्य का निर्धारण। और उसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर में 5 चैप्टर पढ़ने हैं। एक है पहला चैप्टर राष्ट्रीय आय एवं पूर्ण योग, दूसरा है मुद्रा एवं बैंकिंग, तीसरे चैप्टर का नाम है आय एवं रोजगार का निर्धारण, चौथे चैप्टर का नाम है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, और 5वें चैप्टर का नाम है भुगतान संतुलन, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इस तरीके से हम लोगों को टोटल 9 चैप्टर जो है यहाँ पर इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ना होगा। ठीक है, जो कि क्लास 12वीं के विद्यार्थियों के लिए है। ये तो आप लोगों को समझ आ गया है। अब हम लोग देखते हैं कि खंड क के अंदर, यानी कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर या फिर सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंदर हम लोगों को चैप्टर के अंदर में कौन कौन से टॉपिक मुख्य रूप से पढ़ने हैं। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का जो पहला चैप्टर है ये तो हम लोग समझ चुके हैं, परिचय, जो कि 4 अंक का चैप्टर है, यहाँ पर मेंशन फिर से कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या चीजें मुख्य रूप से हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले पढ़ना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है और समष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है, और दोनों के बीच में हम लोग अंतर को भी समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे आपको काम करना होगा। ठीक है, आगे देखो लिखा हुआ है सकारात्मक अर्थशास्त्र, मतलब कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, है ना। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, जो हकीकत स्थिति को बताता है कि देश की वास्तविक स्थितियां क्या हैं। ठीक है, ये कभी भी जो है ना आपको सलाह या फिर परामर्श नहीं देता है, सिर्फ आपकी हकीकत स्थिति को बता देता है। इसके बाद है नियामक अर्थशास्त्र, मतलब कि आपके नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, जो कि आदर्शक अर्थशास्त्र भी आप इसको कह सकते हैं। ये दरअसल आपको ना सलाह देता है कि क्या चीज़ें देश के लिए ठीक है या नहीं ठीक है, मतलब कि ये सही और गलत के बीच में अंतर बताता है। और जबकि सकारात्मक अर्थशास्त्र केवल हकीकत स्थिति को बताता है।
तो यहाँ पर इस तरीके के हम लोगों को टॉपिक पढ़ने हैं। उसके बाद है अर्थव्यवस्था क्या है, जहाँ पर हम लोग पहले ही चैप्टर में ये समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, और तीनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताओं को भी हम लोग यहाँ पर समझते हैं। इसके अलावा यहीं पर आप कर सकते हैं कि विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होता है, विकसित अर्थव्यवस्था क्या होता है और यहाँ पर अविकसित अर्थव्यवस्था क्या होता है, सबकी आपको विशेषताएं जानना होगा। साथ में ही आप अर्थव्यवस्था के और भी प्रकार पढ़ते हैं तो आपको मिल जाता है यहाँ पर खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। इसी तरीके से आगे आपको पढ़ना है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी होती है। तो केंद्रिक समस्या मतलब कि सेंट्रल प्रॉब्लम, जैसे कि क्या उत्पादन करें और कितनी मात्रा में, उत्पादन कैसे करें, उत्पादन किसके लिए करें, उत्पादन अगर कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाए। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो देश के अंदर में होते हैं। उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर आपको डिटेल में समझना है। ये और भी समस्याएं हैं जैसे कि केंद्रीय आर्थिक समस्या के रूप में कि देश के लिए संसाधन का प्रयोग कैसे हो, देश का आर्थिक विकास कैसे हो। तो ये सब सारी चीज़ें जो है ना कहलाता है केंद्रीय आर्थिक समस्याएं, जिसको हम लोग यहाँ पर सिर्फ केंद्रिक समस्याएं के तौर पर देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए लिख भी दिया है कि क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। तो इस तरीके के जो सवाल हैं ये दरअसल एक केंद्रीय समस्या को ही बता रहा है। आगे देख लीजिए यहाँ पर क्या है, उत्पादन की अवधारणा मतलब कि प्रोडक्शन का कंसेप्ट आपको समझना है, कंसेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन आप इसको कह लीजिए। अब यहाँ पर हम लोगों को जानना है कि उत्पादन क्या होता है और एक देश के अंदर में जो ना देखना यह है कि मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन हो सकता है, और इसके लिए हम लोगों को पढ़ना है उत्पादन संभावना फ्रंटियर, जिसको हम उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं, जिसके जरिए हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि अगर देश के सभी संसाधनों को समान ढंग से बहुत बेहतरीन ढंग से जो है प्रयोग किया जा रहा है, कुशलतम तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, तो देश का अधिकतम उत्पादन कितना हो सकता है। तो इस तरीके का कंसेप्ट जो है ना आपका डायग्रामेटिक टॉपिक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी से रिलेटेड एक जो है छोटा सा टॉपिक है यहाँ पर अवसर लागत, और इसी के अंदर आपको एक और छोटा सा कंसेप्ट पढ़ना होगा सीमांत अवसर लागत। तो यहाँ पर आप अवसर लागत को जान पाएंगे कि अगर हम एक कोई जो है ना काम करने के लिए छोड़ते हैं तो दूसरे जगह हम जाकर के काम कर सकते हैं, मतलब कि एक जगह पाने के लिए दूसरे जगह छोड़ना पड़ा, तो यही दरअसल कहलाता है एक तरीके का अवसर लागत। तो यहाँ पर इस तरीके के कंसेप्ट आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो हो गया पहला चैप्टर। अब देखते हैं हम लोग दूसरे चैप्टर के अंदर में कौन कौन सा टॉपिक है। देखिए यहाँ पर दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, उपभोक्ता संतुलन एवं मांग, जो कि हम लोगों ने पहले भी देख रखा है। और ये कितने अंक का चैप्टर है, 18 नंबर का। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले क्या पढ़ना है, उपभोक्ता संतुलन मेन टॉपिक है आपका, और इसके अंदर छोटे छोटे पहले कंसेप्ट पढ़ने हैं, जैसे कि उपयोगिता का क्या मतलब होता है, उपयोगिता कहते किसको हैं। तो हम लोग जानते हैं ना कि अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ वस्तुओं का उपभोग करते हैं, तो उसी वस्तु के अंदर कुछ ना कुछ गुण छुपा होता है जिससे हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। तो हम कहते हैं कि उस वस्तु के अंदर वह गुण जो कि मनुष्य की जरूरत को पूरा करता है उसे हम उपयोगिता कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डेफिनेशन वगैरह जानना है। फिर इसी के अंदर पढ़ना है सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता और औसत उपयोगिता। तो तीनों प्रकार आपको पढ़ लेने हैं कि सीमांत उपयोगिता क्या होता है, कुल उपयोगिता क्या होता है, औसत उपयोगिता क्या होता है, सबको आप फॉर्मूला के आधार पर भी जान लेंगे। उसके बाद है सीमांत उपयोगिता क्षीणता का नियम, मतलब जिसको हम लोग सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि किस प्रकार से यदि हम एक ही तरह की वस्तु को लगातार जो है वो खाते जाते हैं या फिर उपभोग करते जाते हैं तो मिलने वाली संतुष्टि हमारी जो है वो घटते चली जाती है। इसी नियम को हम लोग कहते हैं सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम। होता है ना कि हम एक ही तरह की वस्तु लगातार जो है एक के बाद एक उपभोग किए जा रहे हैं, और हम एक ऐसा भी स्थिति में पहुंच जाते हैं जब हम कहते हैं कि नहीं अब इससे ज़्यादा हम उपभोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर यही कंसेप्ट आपको पढ़ना है। इसके लिए कुछ मान्यताएं भी है और टेबल भी है इसमें और डायग्राम भी है, तो सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में करके यहाँ पर समझेंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सीमांत उपयोगिता विश्लेषण द्वारा उपभोक्ता संतुलन संबंधी स्थितियां, मतलब कि उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है, एक वस्तु की स्थिति में हम लोगों को देखना है, जो कि मार्शल ने समझा दिया है डायग्रामेटिक, ठीक है। तो वही वाला हम लोगों को यहाँ पर कंसेप्ट करना होगा। बिल्कुल डायग्रामेटिक चैप्टर है ये, मैंने पहले भी कहा है। यहाँ पर देखो आगे है कौन सा कंसेप्ट, कह रहा है कि उपभोक्ता संतुलन का तटस्थता वक्र द्वारा विश्लेषण, मतलब कि इंडिफरेंस कर्व के हेल्प से आपको जो है ना कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को बताना है, जिसको हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं सम संतुष्टि
समसंतुष्टि वक्र या फिर उदासीनता वक्र। तो उदासीनता वक्र कह लीजिए या फिर तटस्थता वक्र कह लीजिए, एक ही नाम है, समसंतुष्टि वक्र भी इसको कहते हैं। तो समसंतुष्टि वक्र या तटस्थता वक्र की सहायता से आपको उपभोक्ता संतुलन को बताना है। यहाँ पर देखिए यानी कि दो तरीके का आपका संतुलन हो गया। एक तो एक वस्तु की स्थिति में आप बताएंगे जो कि सीमांत उपयोगिता विश्लेषण द्वारा आप इसको जो है समझाने की कोशिश करेंगे, और दूसरा कंसेप्ट है आईसी वक्र के सहायता से, मतलब कि तटस्थता वक्र के हेल्प से आप जो है यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन को बताएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको बजट रेखा वगैरह भी पढ़ना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है कि उपभोक्ता का बजट मतलब कि कंज्यूमर का बजट बताना होगा, है ना, डिफाइन करना होगा अच्छे तरीके से, फिर उसका इक्वेशन वगैरह जानना होगा, बजट रेखा की विशेषताएं जानना होगा, बजट रेखा दाईं ओर कब जाएगा, बाईं ओर कब जाएगा, इस तरह की स्थिति आपको समझना है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ एक छोटा सा कंसेप्ट है बजट सेट। बजट सेट किसको कहते हैं, इस चीज़ को आपको परिभाषित करना होगा, ये बताना होगा कि कंज्यूमर किन किन चीज़ों को अपने दिए हुए इनकम से खरीद सकता है। मतलब कि जो जो संयोग कंज्यूमर अपने दिए हुए आमदनी से खरीद सकता है उन सारे संयोग को हम बजट सेट समझेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपका बजट रेखा मतलब बजट लाइन। तो हम लोग जानेंगे कि बजट रेखा होता क्या है और उसका समीकरण वगैरह और विशेषता भी हम लोग देखेंगे। उसके अलावा क्या है कि उपभोक्ता की प्राथमिकताएं, मतलब कि कंज्यूमर जो है सुपीरियरिटी किसको मानता है, किसको बेस्ट मानता है, इस आधार पर हम लोग बजट रेखा के हेल्प से ही चीज़ों को समझेंगे। इसके अंदर देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि तटस्थता वक्र एवं उदासीनता मानचित्र। देखो तटस्थता वक्र कहें या फिर उदासीनता मानचित्र कहें, ये यहाँ पर तटस्थता वक्र को अलग से पढ़ना है। ठीक है, इसी तटस्थता वक्र को हम लोग कहते हैं उदासीनता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मानचित्र जो शब्द लगा है, मानचित्र का मतलब है कि एक साथ में जब कई सारी उदासीनता वक्र को खींचा जाता है तो हम उसको उदासीनता मानचित्र कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ उदासीनता वक्र को हम समझाने की कोशिश करें तो जनरली ये इस प्रकार से होता है कन्वेक्स। ठीक है, तो एक साथ में कई सारे अगर उदासीनता वक्र को खींचा जाता है इस प्रकार से, जैसे कि ये IC1 हो गया, ये IC2 हो गया, इसी प्रकार से ये IC3 हो गया, IC4 हो गया। तो इस प्रकार से जब कई सारे उदासीनता वक्र एक साथ में खींचा जाता है तो इसी को दरअसल हम कहते हैं उदासीनता मानचित्र। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा क्या है, कह रहा है कि उपभोक्ता संतुलन की स्थितियां, उपभोक्ता संतुलन को आपको बताना होगा जो कि बजट रेखा और उदासीनता वक्र के हेल्प से काम करना होगा। तो यहाँ पर मैंने कहा ये मेन टॉपिक था और यहाँ पर देख लीजिए ये मेन टॉपिक था। तो इस तरीके से आपको संतुलन का दो चीज़ बताना होगा, एक तो सीमांत उपयोगिता के विश्लेषण से और दूसरा जो है वो बजट रेखा और उदासीनता वक्र के सहायता से। तो यहाँ पर आप समझ गए हैं। अब आ रहा है मांग, मतलब कि ये भी आपका चैप्टर 2 का ही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए चैप्टर 2 में एक कंसेप्ट छूट रहा है वो है मांग। तो यहाँ पर देखो मांग से संबंधित आपको क्या क्या पढ़ना होगा, मांग की परिभाषा, बाजार मांग क्या होता है, व्यक्तिगत मांग क्या होता है, मांग को प्रभावित या निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वस्तु महंगी हो जाए तो मांग घट जाता है और वस्तु सस्ती हो जाए तो मांग बढ़ जाता है। तो इस तरीके से मांग को तय करने के लिए सिर्फ मूल्य ही नहीं है बल्कि कई सारे कारक हैं, जैसे कि उपभोक्ता की आमदनी या फिर समय और मौसम, विज्ञापन में परिवर्तन, ये सब बहुत जो चीज़ें हैं इसी को हम लोग दरअसल कहते हैं मांग को निर्धारित या प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ पर देख लीजिए आगे क्या है, कह रहा है कि मांग अनुसूची, मतलब मांग की तालिका क्या होता है ये आपको समझना होगा। ठीक है, उसी की तरह यहाँ पर देखिए मतलब कि अनुसूची के हेल्प से या फिर टेबल के हेल्प से ही आपको क्या काम करना होगा, यहाँ पर समझना होगा कि मांग वक्र क्या होता है, मांग वक्र बनता कैसे है। तो टेबल के हेल्प से ही हम लोग डायग्राम भी बनाएंगे। और कह रहे हैं कि एवं उसकी ढलान मतलब कि स्लोप ऑफ डिमांड को भी हम लोग समझेंगे, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव स्लोप वाला डिमांड कर बनता है हमारा जनरली। यहाँ पर देखिए आगे क्या है, मांग वक्र में गतिविधियाँ, मतलब कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मांग की रेखा दाईं ओर कब विस्थापित होता है, बाईं ओर कब विस्थापित होता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर चीज़ें समझेंगे। इसके अलावा हम लोगों को ये भी पढ़ना है कि मांग वक्र का खिसकना का मतलब होता है कि मांग की रेखा जो है ना ऊपर की तरफ कैसे खिसक रहा है, नीचे की तरफ कैसे खिसक रहा है। तो इसके लिए हम लोग दो कंसेप्ट पढ़ते हैं, मांग का संकुचन, मांग का विस्तार। तो यहाँ पर हम लोग डायग्रामेटिक इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, आगे क्या है, मांग की लोच, यहाँ पर मांग लोच की कीमत, मतलब कि मांग की कीमत लोच यहाँ पर आप कह लीजिए, ये बिल्कुल सही वर्ड होगा। तो मांग की कीमत लोच का मतलब है कि मूल्य के सापेक्ष में यहाँ पर मांग की लोच को देखा जाएगा कि मूल्य में परिवर्तन होने से मांग में कितना परिवर्तन होता है। तो इस तरह का कंसेप्ट आपको यहाँ पर कवर करना होगा। ठीक है, आगे देखो, आगे कह रहा है कि मांग लोच की कीमत को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक। सीधा तौर पर यह सेंटेंस बनेगा, मांग की लोच को
प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग जो है ना आरामदायक वस्तुओं के संदर्भ में, या फिर कह लीजिए कि एक जो है ना लेवल ऑफ इनकम यानी कि आमदनी के स्तर में जो परिवर्तन होता है, इसकी वजह से मांग की लोच जो हो क्या होती है, ये हम लोग देखेंगे। मांग की लोच कम होती है या ज़्यादा होती है, मूल्य स्तर के सापेक्ष में भी देख सकते हैं, समय और मौसम के सापेक्ष में देख सकते हैं, है ना, या फिर वस्तु की प्रकृति के संदर्भ में देख सकते हैं कि उसकी मांग की लोच क्या होती है। जैसे कि नमक है ना, एक अनिवार्य वस्तु है, तो इसकी मांग की लोच क्या होगी, बेलोचदार होगी। तो इस तरीके के कंसेप्ट हम लोगों को यहाँ पर पढ़ने हैं। आगे क्या कह रहा है कि मांग लोच की कीमत का मापन, मतलब मांग की लोच को मापा कैसे जाता है, ये बहुत ही मैथमेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये चीज़ों को समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बनाने में लगेगा आपको, और अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप अच्छा स्कोर भी कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है आपका पूरा का पूरा चैप्टर 2, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रतिशत परिवर्तन प्रणाली, मतलब कि किस प्रकार से हम लोग प्रतिशत विधि के माध्यम से मांग की लोच को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर आपको कवर करना है। इसके अंदर ही आपको जानना होगा कि कुल व्यय प्रणाली के द्वारा हम लोग किस प्रकार से मांग की लोच को माप सकते हैं, बिंदु और ज्यामितीय प्रणाली के हेल्प से हम लोग किस प्रकार से मांग की लोच को माप सकते हैं। तो ये यही का कंसेप्ट है जो कि यहाँ पर लिखा तो नहीं है बट पूछता जरूर है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें हिडन रहता है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर जब हम जाते हैं चैप्टर 3 के ऊपर में, तो चैप्टर 3 का नाम यानी कि इकाई जो 3 है इसका नाम क्या है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, उत्पादनकर्ता का व्यवहार एवं आपूर्ति, मतलब कि प्रोड्यूसर्स यहाँ पर बिहेवियर एंड सप्लाई। तो यहाँ पर समझ लीजिए ये चैप्टर जो है 18 अंक का है, मैंने पहले भी आपको कहा है। और यहाँ पर हम लोगों को पहली चीज़ जानना है उत्पादन की परिभाषा। सबसे पहले हम लोगों को अर्थ जान लेना है कि उत्पादन का अर्थ क्या है। उपयोगिता की सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है, उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। तो ये हम लोगों को पहले अर्थ जान लेना है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, अंशकालिक, अंशकालिक मतलब होता है शॉर्ट रन, ठीक है। शॉर्ट रन में हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन को समझेंगे, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को समझेंगे। इसी प्रकार से फिर आगे हम लोगों को करना है कि कुल उत्पाद क्या होता है, यानी कि जिसको हम टीपी कहते हैं या फिर टोटल प्रोडक्ट कहते हैं। फिर यहाँ पर है औसत उत्पाद, मतलब कि एवरेज प्रोडक्ट, और फिर आगे है सीमांत उत्पाद, जैसे कि हम लोग समझते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया है कि चैप्टर 3 के अंदर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। आगे जाते हैं चैप्टर 3 के लिए ही यहाँ पर देखते हैं दूसरा जो भाग है चैप्टर 3 के अंदर ही, वो क्या है, लागत यानी कि कोस्ट। और कोस्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पर पढ़ना होगा कि शॉर्ट रन कोस्ट या फिर आंशिक लागत, अंशकालिक लागत क्या होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है कि कुल लागत या फिर टोटल कोस्ट किसको कहते हैं, कुल निर्धारित लागत किसको कहते हैं, इसी प्रकार से कुल परिवर्तनशील लागत किसको कहते हैं। कुल निर्धारित लागत को ना अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं टोटल फिक्स्ड कोस्ट, ठीक है, मतलब कुल स्थिर लागत भी आप कह सकते हैं। और उसके बाद है कुल परिवर्तनशील लागत, मतलब कि टोटल वेरिएबल कोस्ट। तो इस तरीके के कंसेप्ट आप लोगों को पढ़ना होगा। और यहाँ से जो है ना टेबल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछता है, टेबल में कुछ डेटा दे देगा और वहाँ से आपको कहेगा कि टीसी निकालिए, एमसी निकालिए, एसी निकालिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। फिर आगे क्या है, औसत लागत, जिसको हम एवरेज कोस्ट कहते हैं। औसत लागत को भी हम लोग देखेंगे, है ना, कि जिसको हम लोग प्रति इकाई लागत भी कहते हैं। औसत निर्धारित लागत, जिसको हम लोग एवरेज फिक्स्ड कोस्ट कहते हैं, यानी कि शॉर्ट में हम इसको AFC कह सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए क्या है, कह रहा है कि औसत परिवर्तनशील लागत, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं एवरेज वेरिएबल कोस्ट। तो इस तरीके के कंसेप्ट हम लोगों को पढ़ना है। फिर आगे है सीमांत लागत, है ना, तो यहाँ पर देखिए कुल लागत आ गया है, फिर यहाँ पर देख लीजिए सीमांत लागत है, और फिर यहाँ पर देख लीजिए औसत लागत है। तो इस तरीके के कंसेप्ट हम लोगों को कवर करने हैं। और फिर क्या कह रहा है कि अर्थ वगैरह समझते हुए उन सबके बीच में आपको ना संबंध भी जानना होगा, मतलब कि सबके बीच में रिलेशन किस प्रकार से है। जैसे कि हम लोग जनरली जो है ना MC और यहाँ पर AC के बीच में रिलेशन तो समझते ही हैं। AC जो कर्व बनता है वो तो U शेप का होता है, और इसी प्रकार से MC कर्व जो होता है वो AC देख लीजिए ये वाला है ना, तो AC का जहाँ पर मिनिमम होता है, मिनिमम पॉइंट, वहीं से जो है ना MC इस प्रकार से काटते हुए निकलता है। तो हम लोग समझते हैं MC और AC के बीच में कि रिलेशन किस प्रकार से है। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ध्यान रखिए। आगे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं चैप्टर 3 के अंदर में ही है राजस्व, जिसको हम आगम भी कहते हैं, अंग्रेजी में रेवेन्यू बोला जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर पढ़ना होगा आपको कि टोटल रेवेन्यू क्या है, जैसे कि दुकानदार की टोटल कमाई कैसे होती है। मान करके चलिए प्राइस यहाँ पर है किसी वस्तु का 5 रुपया, और दुकानदार ने उस वस्तु को 2 इकाई बेचा, मतलब 5 रुपये के हिसाब से दुकानदार अगर 2 कलम बेचता है तो दुकानदार की टोटल रेवेन्यू यानी कि टोटल कमाई कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो प्राइस जो है वो पर यूनिट कितना है, प्रति इकाई वो जो है ना 5 रुपये के हिसाब से बेचता है,
तो 5 यहाँ पर कर दीजिए, और बेचता कितना है, वो 2 इकाई बेचा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि टोटल जो है ना 10 रुपया उसका क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू हो गया या फिर कुल आगम हो गया। समझ गए होंगे। अब जब हम लोग कुल आगम को बेची गई मात्रा के साथ भाग कर देते हैं तो हमारा निकल जाता है औसत लागत, सॉरी औसत आगम। जैसे कि यहाँ पर हमारा टीआर कितना है, टीआर हमारा जो है वो 10 है, और इसको अगर हम आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि कितना मात्रा बेचा उससे भाग कर देते हैं, तो एवरेज यहाँ पर आउटपुट निकल जाता है, सॉरी एवरेज रेवेन्यू निकल जाता है। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू मतलब कि औसत आगम हमारा निकल जाता है। इसी तरीके से आपको सीमांत आगम भी पढ़ना है, जिसको हम लोग समझते हैं कि इकाई परिवर्तन होने की वजह से टोटल रेवेन्यू में कितना चेंजिंग आएगा। तो यहाँ पर हम लोग ये भी जान लें कि एम आर का जो सूत्र है वो कैसे होता है। एम आर वाला जो सूत्र होता है इसमें हम लोग कहते हैं डेल्टा टी आर, मतलब कि टोटल रेवेन्यू में कितने का परिवर्तन आया, किसकी वजह से, आउटपुट में परिवर्तन होने की वजह से। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों को टी आर, एम आर और ए आर करना होगा। ठीक है, अब समझ गए होंगे कि हमने क्या आपको बताया है। इसी तरीके से अगर हम इसके अंदर जाते हैं तो आपको रिलेशन भी समझना होगा, यानी कि संबंध भी जानना होगा टी आर, एम आर और ए आर के बीच में। तो वही चीज़ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आगे देख लीजिए, अब जो मेन टॉपिक आपका है वो है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। जिस प्रकार से हम लोगों को उपभोक्ता का व्यवहार समझते हुए उसके संतुलन को जानना है, उसी प्रकार से यहाँ पर उत्पादनकर्ता के व्यवहार को जानते हुए उसके संतुलन को समझना है। मतलब कि यहाँ पर एक उत्पादक का संतुलन देखना है। सबसे पहले तो हम लोगों को अर्थ जानना है कि उत्पादक संतुलन का मतलब क्या है, और इसके अंदर हम लोगों को यहाँ पर जानना होगा कि एम आर मतलब कि सीमांत आगम, जिसको सीमांत यहाँ पर राजस्व भी कहा गया है, और आगे क्या कह रहा है, सीमांत लागत। तो सीमांत लागत मतलब एमसी यानी कि मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पर क्या हम कह रहे हैं, मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि सीमांत राजस्व, और यहाँ पर है सीमांत लागत मतलब कि मार्जिनल कॉस्ट। तो एमआर और एमसी के हेल्प से आपको स्थितियां जानना है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के लिए कि कब जो है एक उत्पादक संतुलन की स्थिति में होगा। इसको जानने के लिए एमआर और एमसी वाले कंसेप्ट को यूज करेंगे, और हम लोग बिल्कुल डायग्रामेटिक देखेंगे कि किस प्रकार से एक उत्पादक संतुलन की स्थिति में होता है। यहाँ पर आगे आपको क्या पढ़ना है, आपूर्ति, जिसको हम सप्लाई कहते हैं। तो सप्लाई के अंदर भी आपको व्यक्तिगत पूर्ति, बाजार पूर्ति आपको पढ़ना होगा। ठीक है, इसके अलावा पूर्ति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, जैसे कि साधनों की कीमतें। ठीक है, ये पूर्ति को प्रभावित करता है, क्योंकि अगर लेबर महंगे में मिलेगा तो हम उतना ज़्यादा सप्लाई तो करेंगे नहीं, है ना, प्रोडक्शन ही कम कर देंगे हम उस टाइम, और प्रोडक्शन कम करके हम सप्लाई भी कम कर देंगे। तो ये यहाँ पर आप समझते हैं कि पूर्ति को प्रभावित करने वाले कई सारे जो कारक होते हैं वो वही चीज़ यहाँ पर मेंशन करना है। आगे क्या है, आपूर्ति सारणी, यानी कि जो सप्लाई का टेबल बनेगा, जैसे कि डिमांड का टेबल मैंने कहा, उसी प्रकार से सप्लाई का भी टेबल हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, यानी कि प्राइस लेंगे और क्वांटिटी सप्लाई को लेंगे और दोनों का लिस्ट हम लोग तैयार करेंगे। तो यही हमारा आपूर्ति सारणी बनता है। आगे क्या है, आपूर्ति वक्र, जिसको हम लोग सप्लाई कर्व कहते हैं। तो सप्लाई कर्व हम लोग जो है ना किसके हेल्प से बनाएंगे, आपूर्ति सारणी की वजह यहाँ पर हेल्प से, है ना, सप्लाई टेबल से हम लोग सप्लाई का जो है यहाँ पर कर्व बना लेंगे। आगे क्या है, उसकी ढलान को समझेंगे कि पॉजिटिव स्लोप वाला आपका बनता है ये, लेकिन डिमांड कर्व जो होता है वो नेगेटिव स्लोप वाला बनता है, यानी कि पूर्ति की जो रेखा होती है ये इस प्रकार से ऊपर जाते हुए होता है, लेकिन जो मांग की रेखा होती है ये नीचे आते हुए होती है। तो इस प्रकार से हम समझते हैं मांग की वक्र क्या होती है, ऋणात्मक ढाल वाली होती है, और पूर्ति वक्र क्या होती है, पॉजिटिव स्लोप वाली होती है। ठीक है, तो इस तरह के कंसेप्ट हम लोगों को कवर करना है। अब समझ गए होंगे। आगे देख लीजिए क्या है, आपूर्ति वक्र में, है ना, गतिविधियां, मतलब कि किस प्रकार से जो सप्लाई कर्व है वो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट वगैरह होता है, इन चीज़ों को समझना है। और वैसा ही जैसे ही मांग के नियम में, मांग के नियम के बाद को कंसेप्ट हम लोग देखते हैं कि मांग का जो है संकुचन क्या होता है, मांग का विस्तार क्या होता है, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी देखना है कि आपूर्ति वक्र का खिसकना क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग पूर्ति यानी कि आपूर्ति का यहाँ पर विस्तार और आपूर्ति का संकुचन समझेंगे। ठीक है, आगे क्या है, आपूर्ति लोच की कीमत, मतलब सप्लाई का यहाँ पर आपको समझना है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है, वो की प्राइस के रिस्पेक्ट में आपको समझना है, क्योंकि यहाँ पर कीमत कह रहा है, मतलब आपूर्ति लोच की कीमत। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि पूर्ति की लोच क्या होती है, पूर्ति की लोच को कैसे मापा जाता है वो भी आपको पढ़ना है, और इसके बाद हम लोग इसमें मेथड्स देखेंगे कि पूर्ति की लोच को मापने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं। तो हम लोग यहाँ पर केवल 2 ही विधि पढ़ेंगे, जबकि मांग की लोच में हम लोग 3 विधियां पढ़ते हैं। पूर्ति की लोच में हम लोग पूर्ति की लोच को मापने के लिए हम लोग केवल 2 विधियां पढ़ते हैं। एक होता है प्रतिशत विधि और दूसरा होता है बिंदु एवं ज्यामितीय विधि।
तो 2 ही विधि आपको यहाँ से कवर करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जाते हैं चौथे चैप्टर के ऊपर, और यहाँ पर ध्यान दीजिए चौथा चैप्टर क्या कह रहा है। चौथे चैप्टर का नाम तो हम लोग जान चुके हैं पहले ही, जहाँ पर हम लोग बाजारों का अलग अलग प्रकार देखना है। तो बाजारों के प्रकार एवं साधारण युक्तियों के साथ आदर्श प्रतिस्पर्धा की स्थिति में मूल्य निर्धारण को देखना होगा। इसमें बहुत सारे अलग अलग डायग्राम बनेंगे और हम लोग जो है यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई कर्व के हेल्प से हम लोग समझेंगे कि कब जो है वो मूल्य किसी वस्तु का बढ़ता है या फिर घटता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको मैंने पहले भी कहा है 10 अंक का चैप्टर है, और इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। आदर्श प्रतिस्पर्धा मतलब कि एक आइडियल जो यहाँ पर कह सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बनेगा वो कैसा होगा, इन चीज़ों को समझना है। हम लोगों को जानना होगा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, या फिर बाजार संतुलन के निर्धारक एवं कह सकते हैं खिसकने की मांग एवं आपूर्ति पर असर कैसा होगा। मतलब कि हम लोगों को ये देखना है कि अगर मांग की रेखा या पूर्ति की रेखा में परिवर्तन हो जाए तब जो है संतुलन कहाँ पर होगा या फिर मूल्य कितना तय होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ था चैप्टर के नाम में भी, वही चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर करना है, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि मांग एवं आपूर्ति के साधारण प्रयोग, मतलब कि किस प्रकार से हम लोग, हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन जो है इससे बहुत कम रहता है, इसके अंदर हम लोगों को मूल्य नियंत्रण समझना है, न्यूनतम प्राइस आधार समझना है, ठीक है, फ्लोर प्राइस क्या होता है ना। तो इस तरीके की कंसेप्ट हम लोगों को यहाँ पर जानना होगा। अब यहाँ पर देखिए खंड ख के अंदर, खंड ख मतलब अर्थशास्त्र का दूसरा भाग, और दूसरे भाग के अंदर में हम लोग जानते हैं बृहद अर्थशास्त्र पढ़ना है, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना है। और इसके अंदर जो पहला चैप्टर है, यानी कि टोटल में अगर हम कहें तो चैप्टर नंबर 5, और समष्टि अर्थशास्त्र का कहें तो ये पहला चैप्टर है। तो इसके अंदर जो चैप्टर का नाम दिया है वो क्या है, राष्ट्रीय आय एवं संबंधित आंकड़े। तो हम लोगों को यहाँ पर देखना होगा कि राष्ट्रीय आय होता क्या है, और इसी के अंदर हम लोगों को जीडीपी जीएनपी वगैरह करना है, ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये जो चैप्टर है आपका 12 अंक का है, मैंने पहले भी आपको कहा है। यहाँ पर कुछ जो है ना छोटे छोटे कंसेप्ट समझने, तो वही लिखा है कुछ आधारभूत संकल्पनाएं, यानी कि कुछ बेसिक सा कंसेप्ट समझना है, जिसके अंदर हम लोगों को यहाँ पर उपभोग में आने वाली वस्तुएं समझना है, जिसको हम उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। इसी प्रकार से जो पूंजीगत वस्तुएं होती है उसको समझना है, और फिर अंतिम वस्तुएं समझना है, मध्यवर्ती वस्तुएं समझना है। इसी तरीके से स्टॉक और प्रवाह के बीच अंतर को समझना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाता है आधारभूत निवेश, जिसको हम लोग फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, और इसी तरीके से आगे आपका है प्राइस, यहाँ पर क्या हरासमेंट जिसको हम लोग समझते हैं, या फिर मूल्य ह्रास जिसको हम डिप्रिसिएशन भी कहते हैं, घिसावट व्यय भी कहते हैं। तो ये सब सारे छोटे छोटे कंसेप्ट आपको समझने हैं, जो कि 3 नंबर का या फिर 2 नंबर का सवाल या फिर 1 नंबर का सवाल भी यहाँ से बन सकता है। तो आप समझ चुके होंगे इन चीज़ों को। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि आय का परिपत्र प्रवाह, जिसको हम लोग आय का चक्रीय प्रवाह भी कहते हैं, ये 2 क्षेत्र मॉडल समझना है आपको। त्रिक्षेत्रीय मॉडल भी आप देख लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ पर स्पेशली 2 क्षेत्र मॉडल कह रहा है। राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधियाँ, मतलब कि राष्ट्रीय आय को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके लिए हम लोग 3 विधियाँ पढ़ते हैं। एक यहाँ पर लिखा हुआ है उत्पादन गणना विधि, दूसरा है आय विधि, और तीसरा है यहाँ पर क्या कह रहा है, उपभोग बचत विधि, जिसको हम लोग व्यय विधि भी कहते हैं। मतलब कि 3 मेथड है, एक तो उत्पादन विधि है ना, दूसरा है आय विधि, और तीसरा है व्यय विधि। तो ये 3 मेथड्स के हेल्प से आपको जानना होगा राष्ट्रीय आय। तीनों के तरीके, तीनों में फॉर्मूला अलग अलग है, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर कर सकते हैं। आगे देख लीजिए, इसी चैप्टर का जो है ना दूसरा भाग शुरू यहाँ से हो जाता है कि राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े, जहाँ पर बाजार का भाव पर, यानी कि बाजार मूल्य पर देखना है कि जीडीपी कितना होता है, सकल राष्ट्रीय आय की जो है कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आगे देखना है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको हम लोग नेट यहाँ पर नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। इसी तरीके से है सकल घरेलू उत्पादन, जिसको हम जीडीपी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आगे क्या है, शुद्ध घरेलू उत्पाद, जिसको हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। कारक लागत का मतलब है साधन लागत, ठीक है, कारक लागत मतलब साधन लागत, यानी कि फैक्टर कोस्ट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो फैक्टर कोस्ट पर हम लोगों को देखना है रियल एंड क्या, न्यूनतम सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग कहते हैं मिनिमम, है ना। मिनिमम जो है वो यहाँ पर हम लोगों को डोमेस्टिक आपका इनकम देखना है। तो आप समझ गए होंगे कि ये सब सारे कंसेप्ट आपको चैप्टर 5 के अंदर में पढ़ना है। और सबसे आखिरी में आपको ये जानना होगा कि सकल घरेलू उत्पाद एवं कल्याण में किस प्रकार से रिलेशन है। क्या किसी देश की जीडीपी बढ़ने से, है ना, क्या किसी देश की जीडीपी बढ़ने से, है ना, वहाँ के लोगों का जो है वो भलाई ज़्यादा होता है या नहीं होता है, इस चीज़ पर हम लोगों को विचार करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह का आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। आगे जब हम लोग जाएंगे
तो आपको हम डिटेल में समझा देंगे। जब वीडियो अपडेट एक एक करके मिलेगा तो हम एक एक करके सारे लेक्चर्स पर आपको बात कर देंगे कि कौन कौन से जो है चीज़ें कवर करनी है आपको चैप्टर 5 के अंदर में, और भी जो कि बहुत सारी चीज़ें हैं न्यूमेरिकल बेस्ड उसमें। अब देखिए यहाँ पर हम आ चुके हैं इकाई छठा, मतलब कि ये आपका छठा चैप्टर है और टोटल में हम छठा चैप्टर बात कर रहे हैं, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र का ये आपका दूसरा चैप्टर है। आगे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मुद्रा एवं बैंकिंग, यानी कि मनी एंड बैंकिंग। मैंने कहा इसमें क्या क्या पढ़ना है, मुद्रा की परिभाषा पढ़ना है, मुद्रा के कार्यों को पढ़ना है, मुद्रा की पूर्ति को पढ़ना है ना, मनी सप्लाई जिसको कहते हैं। इसी तरीके से जनसाधारण के आधिपत्य क्या कह रहा है में मुद्रा एवं वाणिज्य बैंकों द्वारा शुद्ध मांग के अनुरूप धारित कुल जमा राशि। अच्छा ठीक है, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से अपना जो जनता का इनकम है वो व्यवसायिक बैंकों में या फिर वाणिज्य बैंकों में किस प्रकार से स्टॉक होता है, या फिर कह सकते हैं कि व्यवसायिक बैंकों में हमारा जो धनराशि है टोटल वो हम लोग किस प्रकार से रख सकते हैं, जमा करने की कितने सारे तरीके होते हैं या फिर मेथड्स वगैरह होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए है वाणिज्य बैंकिंग प्रणाली द्वारा मुद्रा का सृजन, मतलब कि यहाँ पर कह सकते हैं जिसको हम क्रेडिट क्रिएशन थ्रू कमर्शियल बैंक, यानी कि जितने भी व्यवसायिक बैंक होते हैं है ना, जो हमारा जहाँ पर खाता है ना बैंक अकाउंट है जहाँ पर हमारा, वही तो है व्यवसायिक बैंक जो कि लाभ के उद्देश्य से काम करता है। तो वो अपने लाभ कमाने के लिए कौन कौन से तरीके को अपनाता है, यही हम लोगों को यहाँ पर देखना है, जिसको हम कहते हैं वाणिज्य बैंकिंग प्रणाली द्वारा मुद्रा का सृजन, कि मनी क्रिएशन किस प्रकार से होता है या फिर क्रेडिट क्रिएशन किस प्रकार से होता है। आगे देख लीजिए केंद्रीय बैंक है जिसको हम सेंट्रल बैंक कहते हैं या फिर रिजर्व बैंक भी बोलते हैं इसको। यहाँ पर केंद्रीय बैंक के बारे में जानना है कि केंद्रीय बैंक क्या है और उसके कार्यों को भी समझना है। तो यहाँ पर देख लीजिए हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक को समझते हैं भारत का केंद्रीय बैंक। ये भारतीय रिजर्व बैंक क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक है। और यहाँ पर हम लोगों को उदाहरण भी लेकर के चलना है, उदाहरण के तौर पर हम लोगों को आरबीआई लेकर के चलना है और हम लोग केंद्रीय बैंक के कार्यों को समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर आगे क्या है, मुद्रा जारी करने वाला बैंक। मुद्रा जारी करने वाला बैंक के रूप में हम लोग समझते हैं केंद्रीय बैंक को ही, जिसको हम यहाँ पर रिजर्व बैंक भी नाम देते हैं, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के केस में समझना है उदाहरण लेकर के। ठीक है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक जिसको हम आरबीआई कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही भारत का क्या है, केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी, 1 अप्रैल 1935 को, है ना। कहाँ पर स्थापना हुआ था उस टाइम, कलकत्ता में हुआ था, लेकिन 1937 में ही जो है ना इसको हस्तांतरण करके मुंबई लाया गया था। तो इस तरह की जो है ना चीज़ें आपको हम डिटेल में सारी चीज़ें बता देंगे। आगे क्या है, राजकीय बैंक, जिसको हम लोग कहते हैं क्या है, राजकीय बैंक का मतलब क्या है कि स्टेट लेवल का जो बैंक होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सामुदायिक बैंकों का वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाले बैंक। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि फाइनेंस जो देता है बैंक, है ना, वो कौन सा बैंक होता है और किस तरीके से वो कार्य करता है। फिर हम लोगों को क्या देखना है, मुद्रा की मांग, यानी कि डिमांड फॉर मनी। मुद्रा की मांग जो है वो किस तरीके से किया जाता है, यहाँ पर हम लोगों को किन्स का भी जो है कंसेप्ट समझना होगा, जो कि वो समझाते थे कि 3 तरीके से या फिर 3 उद्देश्यों से जो हो मुद्रा लोग अपने पास पैसा रखना चाहते हैं, यानी कि तरल रूप में मुद्रा को अपने पास रखना पसंद करते हैं लोग, और उसके रखने के लिए 3 अलग अलग उद्देश्य होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे पढ़ना है मुद्रा की आपूर्ति, या फिर कह सकते हैं आपूर्ति की तरलता पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार नियंत्रण। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि देश के अंदर में मनी सप्लाई को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है। ये हालांकि काम जो है वो केंद्रीय बैंक का है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक जो काम लिखा हुआ था कि वाणिज्य बैंकों बैंकिंग प्रणाली द्वारा मुद्रा का सृजन, ये व्यवसायिक बैंक का काम है। लेकिन व्यवसायिक बैंक कितना शाख का सृजन करेगा या फिर कितना मुद्रा का सृजन करेगा, ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर देश के लिए जो केंद्रीय बैंक है, जैसे भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है, आरबीआई, तो आरबीआई की नियम नीति कैसा है, उसी हिसाब से यहाँ पर जो है वो देश के अंदर में मुद्रा का सृजन होता है। ध्यान रखिएगा, यानी कि मुद्रा का सृजन करेगा कौन, तो व्यवसायिक बैंक। लेकिन मुद्रा का जो है छपन छपाई, यानी कि मुद्रा को छापने का काम कौन करता है, केंद्रीय बैंक। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। लेकिन मुद्रा का जो सृजन है या फिर शाख का जो सृजन है उस पर कंट्रोल कौन रखता है, तो कहेंगे आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के लिए। और पूरे जो है वो कंसेप्चुअली समझेंगे तो केंद्रीय बैंक। ठीक है, क्या करता है, देश के लिए
यहाँ पर मुद्रा का नियंत्रण करेगा। आगे क्या है, नगद, जिसको हम लोग कहते हैं नगद आरक्षित अनुपात, मतलब कि कैश रिजर्व रेशियो, मतलब कि ये CRR शॉर्ट में हम लोग जानते हैं इसको क्या, CRR कैश रिजर्व रेशियो, ये क्या है और किस तरीके से ये जो है टूल के रूप में या फिर औजार के रूप में या फिर हथियार के रूप में काम करता है देश के लिए, ये सब सारी चीजें हम लोग समझेंगे केंद्रीय बैंक के सापेक्ष में। ठीक है, यहाँ पर देखो कह रहा है कि सावधिक चलन निधि अनुपात, जिसको हम लोग SLR कहते हैं, यानी कि सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। फिर यहाँ पर है रेपो रेट, रेपो दर क्या होता है, ठीक है। फिर आगे पढ़ना है रिवर्स रेपो दर, है ना, मतलब रिवर्स रेपो रेट। इसी प्रकार से खुली बाजारू गतिविधियां, जिसको हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं, कि खुले बाजार में कब जो है वो प्रतिभूतियां बेचने का आदेश देती है सरकार और कब नहीं, तो इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। आगे है निवेशक द्वारा, यानी कि इन्वेस्टर्स के द्वारा अपनी नकदी के प्रति दी जाने वाली न्यूनतम प्रतिभूति, मतलब कि मैक्सिमम या फिर मिनिमम कितना जो है वो यहाँ पर अर्न किया जा सकता है प्रतिभूतियों से, इन चीज़ों को हम लोगों को जानना है। आगे देख लीजिए इकाई 7वां क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि आय एवं रोजगार का निर्धारण, मतलब कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन, ये चैप्टर का नाम है और ये चैप्टर 14 अंक का है। और इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो टॉपिक है इसके अंदर वो है आपका कुल तैयार उत्पाद, मतलब कि टोटल मार्केट में कितना जो है प्रोडक्ट बनकर के तैयार है या फिर पूरे देश के अंदर भी कितनी सारी वस्तुएं बनकर के तैयार हैं, कितनी सेवाएं बनकर के तैयार है, और उसके कंपोनेंट्स को भी समझना है। हालांकि आप इसको दूसरा नाम दे सकते हैं कि देश के अंदर में कुल मांग कितना हो रहा है, उसी के हिसाब से तो ही सप्लाई किया जाएगा या फिर प्रोडक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं का जो है ना डिमांड की बात कर रहा है दरअसल, जिसको हम सामूहिक मांग या फिर एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। ठीक है, और एग्रीगेट डिमांड के कौन कौन से कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे कि हम लोग फॉर्मूला के द्वारा भी जानते हैं कि एग्रीगेट डिमांड का सूत्र बनता है 2 सेक्टर मॉडल के अंदर में C+I, 3 सेक्टर के अंदर में बनता है C+I+G, और 4 सेक्टर मॉडल के अंदर में बनता है C+I+G+X-M। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 अलग अलग कंपोनेंट है। एक यहाँ पर देख सकते हैं C, जिसका मतलब है निजी उपभोग, यहाँ पर है I मतलब निजी निवेश, और फिर है G का मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फिर X का मतलब है एक्सपोर्ट, M का मतलब है इंपोर्ट। तो इस तरीके से सामूहिक मांग का जो है ना यहाँ पर 4 अवयव बनता है, यानी कि 4 कंपोनेंट्स बनता है। फिर आगे क्या है, उपभोग की ओर झुकाव, मतलब कि यहाँ पर हम लोगों को समझना है कंजम्पशन फंक्शन को, और साथ में ही क्या समझना है, सेविंग फंक्शन को, यानी कि बचत फलन को। और यहाँ पर देख लीजिए इसके अंदर भी आपको औसत बचत फलन या फिर सीमांत बचत फलन, औसत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति, इस तरीके के कंसेप्ट को पढ़ना है, जो कि हम लोग शॉर्ट में जानते हैं। मान लीजिए कि MPC यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो कि यहाँ पर हम लोग ये पढ़ते हैं कि यहाँ पर देखिए आय में परिवर्तन होने से, हम लोग क्या कहेंगे, आय में परिवर्तन होने से उपभोग में कितना परिवर्तन होता है उसका अनुपात कहलाता है MPC। इसी तरीके से पढ़ना है MPS, जिसका मतलब होता है कि आय में परिवर्तन होने से बचत में कितना परिवर्तन हुआ, तो उसका अनुपात कहलाता है MPS। फिर इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे APC। APC क्या होता है, औसत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, इसको कहते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति, मतलब कि हम टोटल आमदनी में से कितना पैसा खा पी करके खत्म कर दे रहे हैं, तो वही हमारा C/Y कहलाता है। आगे हम लोग ऐसे पढ़ेंगे APS। APS का मतलब होता है कि कुल आमदनी में से टोटल कितना हम बचत कर रहे हैं, तो ये रेशियो कहलाता है आपका APS। तो इस तरीके से MPC है ना, MPS, APC और APS, इस तरह के कंसेप्ट आपको यहाँ पर कवर करना है। ठीक है, 7वें चैप्टर के अंदर। यहाँ पर आगे देख लीजिए, कह रहा है कि अल्पकालिक कुल उत्पादन एवं कुल आपूर्ति संतुलन, मतलब कि आपको देखना है कि शॉर्ट रन में है ना टोटल जो प्रोडक्शन है या फिर टोटल जो सप्लाई है उसका इक्विलिब्रियम किस प्रकार से होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि पूर्णकालिक रोजगार का अर्थ क्या है, मतलब कि जिसको हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, पूर्ण रोजगार कहते हैं। तो पूर्ण रोजगार का क्या मतलब है ये आपको डिफाइन करना है। यहाँ से बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये डायग्राम के जरिए भी आप दिखा सकते हैं। हालांकि आगे क्या है, अनैच्छिक रोजगार। ठीक है, अनैच्छिक बेरोजगारी या अनैच्छिक रोजगार, ये सब क्या होते हैं, ये चीजें आपको डिफाइन करना केवल है और कुछ नहीं। यहाँ पर देखिए अत्यधिक मांग, जिसको हम लोग एक्सेस डिमांड कहते हैं, यानी कि देश के अंदर में जब है ना एक एस्टिमेटेड डेटा के हिसाब से ज़्यादा डिमांड किया जाता है। मान करके चलिए कि देश के अंदर में हमने सोचा था कि इस वर्ष कम से कम जो है 500 करोड़ रुपए का डिमांड होगा, कम से कम मैंने ये सोचा था कि 500 करोड़ रुपए का डिमांड होगा पूरे देश के अंदर में वस्तुओं और सेवाओं का।
लेकिन एक्चुअल में जब डिमांड उससे कहीं ज़्यादा हो जाए, मान लीजिए कि 700 करोड़ रुपए का डिमांड हो रहा है कि नहीं भाई हमें जो है वस्तुएं और सेवाएं कितनी की चाहिए, 700 करोड़ रुपए तक की चाहिए, तो पता चलेगा कि उतनी डिमांड हम फुलफिल ही नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि डिमांड ज़्यादा हो रहा है और देश के अंदर में सप्लाई उतनी नहीं है। तो यही कहलाता है एक्सेस डिमांड या फिर अधिक की मांग, जिसको हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं कि डिमांड देश के अंदर में क्या हो रहा है, खूब ज़्यादा हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि रोजगार का सृजन देश के भीतर होता है, क्योंकि डिमांड यहाँ पर खूब ज़्यादा हो रहा है तो फिर जो है वो सप्लाई बढ़ाने की जरूरत होती है केवल। लेकिन ये पूर्ण रोजगार की स्थिति में अगर ऐसी स्थिति आ गई है तो एक समस्या के तौर पर आ जाता है और उस समस्या के समाधान के लिए भी आगे हम लोग दो नीतियां पढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है कि न्यून मांग, जिसको हम लोग कहते हैं डिफिशियंट डिमांड, ठीक है। तो ये न्यून मांग या फिर जो बहुल मांग की स्थिति बन रही है या फिर एक्सेस डिमांड की स्थिति बन रही है, इसको किस प्रकार से खत्म किया जाएगा देश के भीतर, क्योंकि एक समस्या के रूप में ये चीज़ें होती है। तो देश के लिए ये समस्याएं अगर हैं तो इन्हें खत्म करने के लिए या फिर इनको सुधारने के लिए दो नीतियां होती है, जिसके अंदर हम लोग राजकोषीय नीति या फिर दूसरा एक नीति होता है मौद्रिक नीति, उन चीज़ों को पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर कह रहा है कि होने वाले शासकीय व्यय में परिवर्तन, यानी कि जिस प्रकार से हम देखेंगे कि स्थितियां देश में बन रहा है कि अधिक मांग की स्थिति है या फिर निम्न मांग की स्थिति है, उसी प्रकार से हम यहाँ पर जो है ना सरकार के खर्चे में परिवर्तन देखने को मिलेगा। मतलब कि हम ये जान पाते हैं कि सरकार ने खर्चे अपना बढ़ाया है या फिर सरकार ने अपने खर्चे को घटाया है। तो हम लोगों को यहाँ से पता चल जाता है कि देश की स्थितियाँ कैसी चल रही है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि देश के अंदर में वस्तुओं का डिमांड हो ही नहीं रहा है, सेवाओं का डिमांड हो ही नहीं रहा है, मतलब एग्रीगेट यहाँ पर डिमांड बहुत कम है, तो ऐसी स्थिति में सरकार अपने खर्चे को बढ़ाती है ताकि वो पैसा जनता के बीच में पहुंचे और जनता का डिमांड फिर धीरे धीरे जो घटा हुआ है वो बढ़े, ठीक है। लेकिन अगर मामला अपोजिट हो, ऐसे अगर हो जाए कि स्थितियां जो है वो बहुल मांग की स्थिति बहुत ज़्यादा हो रही है, मांग खूब जो ज़्यादा हो रहा है वस्तुओं और सेवाओं का, तो इसका मतलब है कि जनता के पास खूब पैसा है, और जनता के पास जब ज़्यादा पैसा होगा तो इसका मतलब है कि जनता ज़्यादा डिमांड कर रही है। तो ऐसी स्थिति में सरकार जो है ना अपने खर्चे को घटा देती है और टैक्स के रेट को बढ़ा देती है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे स्थितियों को। आगे जो है यहाँ पर क्या कह रहा है कि कर एवं मुद्रा आपूर्ति, ये जो पॉलिसी है गवर्नमेंट का, चाहे तो टैक्स को लेकर के या फिर मनी सप्लाई को लेकर के, इससे इकोनॉमी को या फिर अर्थव्यवस्था को कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि अगर देश के अंदर में निम्न मांग की स्थिति है तब भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से जो है ना देश के अंदर में बेरोजगारी की स्थितियां उत्पन्न होती है। मांग बहुत तेजी के साथ हो रहा है तो इसका मतलब भी ये भी ठीक स्थिति नहीं है, क्योंकि इस वजह से मान करके चलिए कि किसी वस्तु का डिमांड धीरे धीरे बहुत ज़्यादा होते जा रहा है तो उस वस्तु का कीमत भी तो बढ़ते जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर ये स्थितियाँ ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि बहुल मांग के केस में वस्तुएं जो है ना महंगी होनी शुरू हो जाती है और निम्न मांग की स्थिति में वस्तुएं सस्ती होनी शुरू हो जाती है। मतलब कि यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, मुद्रास्फीति आ जाएगा, महंगाई आ जाएगा। लेकिन अगर निम्न मांग की स्थिति है देश के भीतर तो वस्तुएं सस्ती होनी शुरू हो जाती है, जिसको हम डिफ्लेशन कहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर जो हमारा है वो है 8वां, और इस चैप्टर के अंदर देखिए चैप्टर का नाम क्या है। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है सरकारी बजट, जिसको हम गवर्नमेंट बजट कहते हैं, और यहाँ पर अर्थव्यवस्था है, मतलब कि सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। ये हमने कहा था आपको कि 8 नंबर का चैप्टर है, और इसके अंदर हम लोगों को जानना है कि सरकारी बजट होता क्या है, सरकारी बजट बनाने के क्या उद्देश्य होते हैं, और सरकारी बजट जो बनता है जिसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, जिसके लिए हम लोग जानते हैं कि एक बनता है राजस्व बजट, एक बनता है पूंजीगत बजट, यानी कि एक वर्तमान स्थितियों को ध्यान में रख करके तैयार किया जाता है, और एक बजट जो बनता है वो होता है फ्यूचर को ध्यान में रख करके कि भविष्य में किन किन चीज़ों की जरूरत हो सकती है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि सरकारी बजट के अंदर हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। सबसे पहले सरकारी बजट का अर्थ जानना है, उसकी परिभाषा को जानना है, फिर सरकारी बजट बनाया क्यों जाता है, सरकार बजट तैयार क्यों करती है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं ये पढ़ना है, और उसके बाद सरकारी बजट के अवयव को जानना है, यानी कि कंपोनेंट्स को जानना है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, प्राप्तियों का वर्गीकरण, यानी कि जो रिसिप्ट्स गवर्नमेंट प्राप्त करती है पैसा, तो वो दो तरीके का होता है। एक होता है राजस्व प्राप्तियां, जिसके लिए सरकार को कोई जो है ना पैसे खर्च नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये जो पैसा है ये जनता देती है टैक्स के रूप में, नॉन टैक्स के रूप में। ठीक है, तो ये राजस्व प्राप्ति कहलाएगा, जिसको हम कर वगैरह कह सकते हैं। कर के रूप में, गैर कर के रूप में ये चीज़ें होती है। ठीक है, टैक्स और नॉन टैक्स के रूप में। आगे क्या है, पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां का मतलब है कि इसको प्राप्त करने के लिए सरकार ने कुछ पैसा खर्चा किया होगा तब जाकर के प्राप्त हो रहा है, या फिर सरकार ने अपना कुछ जो कह सकते हैं कि संपत्ति है उसको बेचा होगा तब प्राप्त हुआ है। तो ये पूंजीगत प्राप्तियां कहलाता है, मतलब जिसके लिए सरकार ने पूंजी लगाया तब प्राप्त हुआ।
इसी प्रकार से व्यय का वर्गीकरण करना है कि सरकार किस किस ढंग से खर्चे करती है। तो सरकार खर्चे भी दो तरीके से करती है, एक तो राजस्व खर्च कहलाता है, राजस्व व्यय जो कि वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रख करके सरकार करती है, ठीक है। और दूसरा है यहाँ पर पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय जो है ना भविष्य की चिंता करते हुए सरकार बजट बनाती है और उसके हिसाब से फिर खर्चे करती है, मतलब कि ये प्लान एक्सपेंडिचर का एक पार्ट है, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पर है शासकीय घाटों का प्रकार, मतलब कि किस प्रकार से जो है ना जो डेफिसिट हो जाता है बजट के अंदर में। तो इसके लिए सबसे पहले राजस्व घाटा पढ़ना है, राजकोषीय घाटा पढ़ना है, प्राथमिक घाटा पढ़ना है। ये सबसे शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन। और कह रहा है कि उनका अर्थ क्या है, तो इन सब का डेफिनेशन भी हम लोग देखेंगे और साथ साथ में छोटे छोटे फॉर्मूले भी हम लोग इस्तेमाल करते जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, और सबसे लास्ट चैप्टर पर आ चुके हैं। सबसे लास्ट चैप्टर का नाम है भुगतान संतुलन, और ये चैप्टर जो है 9 नंबर का है, ठीक है। 9 अंक का ये चैप्टर नहीं है, ये तो गड़बड़ हो गया, 8 अंक का है, ठीक है, 8 अंक का ये चैप्टर है। और यहाँ पर देखिए क्या मेंशन किया हुआ है, भुगतान संतुलन खाता, मतलब कि भुगतान संतुलन कहते किसको हैं, सबसे पहले इसका अर्थ जानिए। और भुगतान संतुलन के कितने खाते होते हैं, तो 3 खाता होता है जनरली, एक होता है चालू खाता, फिर पूंजीगत खाता और अन्य खाता। तो यहाँ पर हम लोग जो है ना भुगतान संतुलन के खाते को भी देखेंगे और इसके अंदर जो है इसके कंपोनेंट्स को भी हम लोग समझेंगे, है ना, कि कहाँ पर किस तरह का मद जो है शामिल किया जाता है, दृश्य मदें कहाँ होती है, अदृश्य मदें कहाँ होती है। इसी तरीके से है भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो खाली डेफिनेशन आपको समझना है भुगतान संतुलन होता क्या है। आगे देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है क्या कि घाटा जो है ना भुगतान संतुलन का घाटा कैसे हो जाएगा। हाँ, ये चीज़ आपको करना है, भुगतान संतुलन को हमेशा में संतुलन में ही रखा जाता है और इसका अर्थ आपको समझना है कि भुगतान संतुलन जो है वो संतुलन में ही हमेशा क्यों रहता है, इसके पीछे का लॉजिक समझना होगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे आखिरी में एक डायग्रामेटिक टॉपिक है इसके अंदर, ये क्या है, विदेशी मुद्रा विनिमय, मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट तय कैसे होगा। यहाँ पर उसके 2 प्रकार होते हैं, ध्यान रखिएगा, स्थिर विनिमय दर और कह सकते हैं लचीली विनिमय दर। ये 2 तरीके का होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ये 2 तरीके का होता है, दोनों का विशेषता भी पढ़ना है। और यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है कि दोनों का अर्थ जानते हुए, है ना, दोनों को यहाँ पर ये समझना होगा कि डायग्राम की हेल्प से हम लोग किस प्रकार से जो है ना विदेशी विनिमय दर को तय कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा सिलेबस कवर हमने कर दिया है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो कुछ कुछ चीज़ें उड़ रहा भी होगा ऊपर से, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। हर एक टॉपिक के ऊपर में हम आपको लेक्चर डिलीवर करने की हर संभव कोशिश जरूर करेंगे। मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो अपडेट के साथ। आज रखते हैं इतना ही। जय हिंद।